नमस्कार दोस्तों। हाल ही में क्या हुआ है न्यू दिल्ली में क्वाड देशों के बारे में जानते हैं ना? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना? इनकी एक बहुत अच्छी जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मीटिंग आयोजित की गई थी अभी न्यू दिल्ली में। ऐसे समय में जब दुनिया में ईरान संकट आया हुआ है, हम सब बखूबी जानते हैं। चीन की बढ़ती जो सक्रियता है और सप्लाई चेन की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर रहे हैं। इस बैठक ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भविष्य को लेकर कई बड़े संकेत दिए हैं। और आखिर ये क्वाड होता क्या है? इसकी प्रमुख 5 पहले क्या हैं? ठीक है। और भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आज हम इन्हीं सभी पहलुओं को सिंपल और साधारण तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है। प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए, पुराने लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं आपको शाम को 6 बजे, मैं बता दूँ पहले ये 4 बजे प्रोग्राम आता था, फिलहाल इसको 6 बजे हम दे रहे हैं, ताकि आप और आसानी से इसे देख सकें, नोट डाउन कर सकें चीज़ें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम आईएएस ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफ़िकेशन चीज़ों का मिलता रहे। चलिए, यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि क्वाड की जो दिल्ली की बैठक हुई है, वो आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्यों कही जा रही है और सब चीन को टारगेट करने की क्यों बात कर रहे हैं? हमें तो ये भी समझना होगा, है ना? तो ऐसा क्या हो रहा है? तो क्वाड की जो बैठक है इंडो पैसिफिक के लिए 5 बड़े कदम क्या हैं? भारत के लिए इम्पोर्टेंस इसको समझना है। इंडो पैसिफिक की क्षेत्र की जो सुरक्षा है, व्यापार है, ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 5 महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई है। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ये बैठक ऐसे समय पे हुई है जब हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान का वॉर कंटिन्यू है, ठीक है? जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें कितनी बाधाएँ हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, नॉट इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वैसे भी आयात-निर्यात पूरी तरीके से बाधित हुआ है इस युद्ध से। और यहाँ पर चीन की जो बढ़ती गतिविधियाँ हैं, चीन ने जैसे छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों के थ्रू मार्केट में जो घुसना शुरू किया है, अपने ऊपर पूरे जो देश है उसको देश और दुनिया को डिपेंडेंट करना शुरू कर दिया है धीरे-धीरे। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जब हम देखते हैं, वहाँ से कितनी ज़्यादा तेल आपूर्ति, अगर सिर्फ़ भारत की बात करें तो 85% का जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ से होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब चीन में जो इतनी उसकी गतिविधियाँ और क्षेत्रों में बढ़ रही हैं और उसके साथ व्यापार पूरा डिपेंडेंट होता जा रहा है, वन साइडेड होता जा रहा है, तो वहाँ पर चीन भी तो कल को कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है कि पूरा विश्व ढेर हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया था इस पेन की निब से लेके आप जो देख रहे हैं लैपटॉप या टैब या फ़ोन में, उस तक उसकी चीज़ों का जो पार्ट्स वगैरह हैं वो भी, उसमें भी उसका हस्तक्षेप है, उसमें भी उसका काम है और देश का कोई ना कोई जो है डिपार्टमेंट का कोई हिस्सा उसमें लगा हुआ होगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि चीन की जो बढ़ती गतिविधियाँ हैं विश्व के अलग-अलग एरियाज़ में, उनको भी यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अब क्वाड की जो दिल्ली बैठक हुई है, ये ग्लोबल लेवल पर इतनी चर्चा का विषय क्यों बन गई? ऐसा क्या बातचीत हो गई है इसमें? देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव बहुत बड़ा रीज़न है। हमने देखा है कि मिडल ईस्ट में ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम देखते हैं, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है। इसने ईरान से जुड़े जो घटनाक्रम है, उसने ग्लोबल ट्रेड को और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको लेकर चिंता बना दी है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड चल रहा था 85% भारत का, अगर हम देखें ऑयल वगैरह, यहाँ से जो क्रूड ऑयल वगैरह है या एलपीजी है यहाँ से जो आ रहा था, उससे कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्बेंस हुआ इस वॉर से, और ना केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का देखते हैं। ठीक है? इसके ज़रिए जो है समुद्री व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। ऑयल और गैस की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ा है। और जैसे ही मैंने कहा था कि ऑयल और गैस के आपूर्ति का खतरा जब बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं आपके देश में महँगाई ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस टाइम पूरा बुरा हाल है भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, ठीक है? महँगाई हम देख रहे हैं हर संदर्भ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज़ महँगी हो गई है, हर चीज़ जो है बाधित होती दिखाई दे रही है हमें, हर प्रकार से, ठीक है? जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ऊर्जा और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। ना केवल ऑयल, गैस बल्कि गोल्ड, आपको याद होगा गोल्ड भी हम परचेज़ करते हैं। साथ में हम यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र्स, ठीक है? फर्टिलाइज़र्स,
फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी जो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं अलग-अलग देशों से, ठीक है? उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और जो हमारा रुपया है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, जिसके कारण से ये समस्या देखने को मिल रही है। इसका असर भारत के साथ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है और पड़ भी रहा है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अन्य देशों के आयात पर बहुत निर्भर करती है, ठीक है? इंडो पैसिफिक में चीन की सक्रियता देखेंगे, अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखेंगे, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, चीन ने कई समुद्री क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी और दबदबा बनाया है। देखिए, अब चीन क्या करता है, कोई देश जो है, पूरा विश्व जो है दूसरे कामों में कभी बीमारियों में या किसी चीज़ में लिप्त है और चाइना अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है? दक्षिण चीन सागर में आक्रामक गतिविधियाँ उसकी देखी गई हैं। ताइवान के आस-पास सैन्य प्रेशर देखा गया है। जो ईस्टर्न चाइना सागर है उसमें उसका विवाद देखा गया है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी जो रणनीतिक उपस्थिति है, वो भी कहीं न कहीं पूरी लिए चिंता का विषय बनी हुई है लगातार। और इसी वजह से क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका या जो भी इसमें देश हैं, उनके बीच में सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता बढ़ी है कि इस प्रकार से चीन अगर पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर यहाँ पर अगर फैलता रहा, तो बाकी चीज़ों की अर्थव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो चाइना को यहाँ पर कह रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में हुक में बताया जैसे कि क्या ये बातचीत की बैठक थी या फिर चाइना को कंट्रोल करने की बैठक की बात हो रही है। और ऐसे में अमेरिका जब चाइना के साथ ऑलरेडी आवागमन कर रहा है, उसके साथ मिल रहा है ताकि ईरान के वॉर को समाप्त कर दिया जाए, तो क्या हम अमेरिका पे विश्वास कर सकते हैं कि चाइना के विरुद्ध वो इन चीज़ों में हस्तक्षेप करने को तैयार होगा? तो ये भी थोड़ा चिंता का विषय और सोचने का विषय है, ठीक है? वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है। देखिए, कोविड-19 महामारी के टाइम पे, ठीक है? कोविड-19 महामारी के टाइम पे भी हमने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें जो है देखने को मिली थी, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने देखा कि किसी एक देश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकता है। कोविड-19 का जो संकट था, ठीक है? लाल सागर में व्यापारिक व्यवधान जो थे, ऐसे कई सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? कोविड-19 में जैसे कि हमने देखा था कि एक देश पे डिपेंडेंट होने की वजह से वहाँ पर देखा था फैक्ट्रीज़ जो थी, है ना? जो फैक्ट्रीज़ थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर बंद हो गई थी कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है? बंद हो गई थी। ठीक है, बंद हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद रूस-यूक्रेन वॉर जो था, ठीक है? सेमीकंडक्टर यहाँ पर हम और भी बहुत सारे लाल सागर में व्यापारिक व्यवधान थे, रूस-यूक्रेन वॉर था, ये लाल सागर संकट जहाज़ों को के मार्ग को बाधित कर दिया था, ठीक है? सेमीकंडक्टर जो संकट था, इसमें हम देखेंगे, तो इसमें क्या हुआ था कि जो टैक्सेज़ हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिए टैक्सेज़ कह रही हूँ, कार यानी कि जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है? रूस-यूक्रेन वॉर देख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं लाल सागर ये जहाज़ जो का जो मार्ग है वो प्रतिबाधित हुआ। चीन के द्वारा जो निर्यात है, कई देशों को ज़रूरी सामान मिलने में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कोविड के टाइम पे कठिनाई हुई थी, ठीक है? तो इन घटनाओं के बाद अब देश अधिक विश्वसनीय और विविधीकृत आपूर्ति नेटवर्क विकसित करना चाहता है। मतलब पूरा विश्व ये चाहता है कि भाई हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहें। जैसे अभी स्थिति देखी ना, जब हम ऑयल और गैसेज़ के लिए मिडल ईस्ट के देशों पे या ईरान इत्यादि पर हम निर्भर थे, तो क्या परिस्थितियाँ हुई और क्या झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा भविष्य में ना हो, उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स की होड़, देखिए चाइना के पास अगर आप देखेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की अगर बात हो या फिर रेयर अर्थ की स्पेसिफिकली बात हो, ठीक है, रेयर अर्थ की अगर बात हो तो चाइना इसमें काफ़ी अच्छा जो है एक स्थान रखता है। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी और जो ग्रीन एनर्जी है उसके युग में कुछ खनिज बेहद महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन जो संसाधन हैं, उनका प्रोसेसिंग और सप्लाई का चीन का बड़ा नियंत्रण है। चीन इस पर ज़्यादा अपना नियंत्रण रखता है और इस पे ज़्यादा काम करता है। तो क्वाड के जो देश है उन्होंने कहा है कि इन खनिजों के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित आपूर्ति तंत्र भी हमें ढूँढने होंगे, ताकि कल को भविष्य में जब चाइना इन चीज़ों को देने से मना कर दे, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं, बल्कि सुचारू रूप से जारी जारी रहे। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब इसके बाद समुद्री कनेक्टिविटी से रणनीतिक बढ़त जो है, क्वाड का नया फ़ोकस क्या है कि अब यहाँ पर जो समुद्र से कनेक्टिविटी है ना, उसको थोड़ा जियोपॉलिटिकली अगर अगर हम आगे लेकर जाएँ तो क्या देखते हैं, जैसे फिजी में पहला संयुक्त पोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर खोलने की बात की जा रही है फिजी में, ठीक है? फिजी में कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको फोर्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द फोर्ट भी कहा जाता है। तो क्वाड देश कह रहे हैं कि फिजी में अपनी पहली साझा जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है उसको शुरू करने का फैसला किया गया है, ठीक है? यहाँ पर आपका फिजी है, ठीक है? यहाँ पर आपका फिजी है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कदम जो है इंडो पैसिफिक एरिया में उनकी बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाएगा। तो ठीक है, फिजी में पहला अपना जॉइंट पोर्ट खोलने की कोशिश कर रहा है क्वाड के जो देश हैं। बंदरगाह अब सिर्फ व्यापार के लिए नहीं रह गए हैं, देखा ही हमने, ठीक है? आज के दौर में जो पोर्ट्स हैं वो किसी देश की रणनीतिक शक्ति का अहम हिस्सा बन गए हैं और हमने इसको जो है ईरान के समय पे बखूबी देख लिया है, ठीक है? समुद्री मार्गों तक पहुँच मिलती है इससे। जो हमने देखा जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमने देखा उसका इम्पोर्टेंस हमें तब पता चला जब इनका वॉर होना शुरू हुआ, ठीक है? जो व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि पोर्ट्स जो है ना, अब जो पोर्ट्स हैं, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं रह गए कि उनसे व्यापार हो सकेगा, ठीक है? व्यापार के लिए मात्र पोर्ट्स नहीं रह गए हैं। अब यहाँ पर पोर्ट्स किन-किन चीज़ों के लिए दिखाई देते हैं, जैसे समुद्री मार्ग तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है? समुद्री मार्गों तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं किसी देश का से अन्य देश में, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सिर्फ़ व्यापार नहीं बल्कि छोटे-छोटे आइटम लॉजिस्टिक्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जब वो वहाँ से आवागमन होता है। सप्लाई चेन को नियंत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर देश का यहाँ पर पोर्ट है, ठीक है? और जैसे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पर ईरान के पास में था, तो उसने क्या किया? इस पर ह हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था ना। क्षेत्रीय राजनीति में भी प्रभाव स्थापित होता है और चीन की चुनौती और क्वाड की प्रतिक्रिया ये है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, इसके तहत चीन ने ग्वादर में हम्बनटोटा और कई सारे और बंदरगाह हैं उसमें इन्वेस्ट किया है और वो बहुत लगातार इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रख रहा है। तो क्वाड के जो देश है वो ऐसे विकल्प के रूप में भरोसेमंद और जो ट्रांसपेरेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, उसको विकसित करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर इसको बीट किया जा सके और इसकी चीज़ों पर निगरानी रखी जा सके कि चाइना भविष्य में करने क्या वाला है। जैसे देखिए जब तक ये ईरान और अमेरिका का वॉर नहीं होता तब तक हमें लग रहा था कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार इत्यादि नहीं है। लेकिन 93% तक उसके पास वो सारे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे परमाणु हथियार इत्यादि बनाए जा सकते हैं और अमेरिका का यही कंसर्न था जिसकी वज़ह से युद्ध की जो है स्थिति बनी और प्रारंभ हुआ। ठीक है? फ़िजी इतना क्यों ख़ास है इसको समझिएगा। फ़िजी का इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए इतना बढ़ जाता है क्योंकि ये प्रशांत सागर क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण देश है। बड़े समुद्री आर्थिक जो क्षेत्र है ईईज़ेड का जो ये इसको स्वामी मालिकाना हक यहाँ पर फ़िजी को बोला जाता है। अगर हम इसको जो है इसमें देखें प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ठीक है? प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग के भी ये निकट है, नियर बाय है, ठीक है? क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव है उसको भी वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पहल कहा गया है। दैट मीन ये क्वाड की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है कि आधुनिक और सुरक्षित बंदरगाह बनाना। इसके तहत स्मार्ट पोर्ट्स बनाना है, ठीक है? इसके तहत डिजिटल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है यहाँ पर यानी कि सामान की तेज़ और आसानी से आवाजाही हो सके। साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, बंदरगाह बनाना है ताकि बंदरगाहों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन क्रिएट करना है ताकि जो ट्रेड है और जो कंज़म्पशन यानी आपूर्ति को जो है बाधित होने से यहाँ पर बचाना है, ठीक है? अधिक मजबूत करने की बात करें तो पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पहल में हम फ़िजी का एक इम्पोर्टेंस जो है बहुत बखूबी देख पा रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर पार्ट कर सकें। इंडो पैसिफिक में अब ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड का क्या ज़ोर पड़ेगा? तो जो नई ऊर्जा सुरक्षा पहल जो ये लोग मिलकर जो शुरू कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएट शुरू किया है। इससे वही है कि ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाना है ताकि भविष्य में कोई अमेरिका-ईरान जैसा कोई वॉर होता है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है एनर्जी जो है सिक्योर रह सके। ऐसे ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बनी है, हम सब जान रहे हैं कि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने जिनका पूरा सारे एनर्जी की जो सप्लाई है वो दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट होती है, वो पूरी तरीके से बाधित हो गई बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उसके इम्पोर्टेंस को समझा हमने, ठीक है? जैसे समुद्री परिवहन में बाधा आना, कच्चे तेल की कीमतों में एकदम से उछाल जाता है तो वहाँ की करेंसी डगमगाने लगती है, ठीक है? टैंकरों पर हमले का खतरा हमने देखा कभी ईरान, कभी अमेरिका वॉर किए जा रहा है और उसमें हमले किए जा रहा है अन्य देशों के टैंकरों पर, ठीक है? ईंधन आपूर्ति में अनिश्चितता दिखाई देती है, तो क्वाड ने यहाँ पर क्या किया कि जो एलएनजी सहयोग है उसको बढ़ाना है, ठीक है? रणनीतिक ईंधन भंडारण का जो हमारी डिपेंडेंसी है पर्टिकुलर देशों पे ना रखे और ज़्यादा जो है उसको डाइवर्सिफ़ाई करने की बात चल रही है। आपातकालीन ऊर्जा व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं और नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं कि ताकि हम वही सेम चीज़ कि हम किसी एक देश या एक ग्रुप पे जो है डिपेंडेंट ना रहें और भी जगह पे हम इसको तलाशें। सुरक्षित ऊर्जा परिवहन मार्ग विकसित करना जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं दिख रहा है, तो हर कोई होड़ में लग गया है कि कौन-सा जो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित दिखे ताकि हम बेहतर तरीके से आवागमन अपनी चीज़ों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकें क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि भविष्य में कभी भी कुछ भी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें अपना डाइवर्सिफ़िकेशन की ओर चलना ही पड़ेगा और जब से ये वॉर की कंडीशन हुई है, हर देश एक देश का साथ छोड़ के दूसरी ओर बढ़ रहा है। जैसे कि अब हमने कल ही पढ़ा था कि भाई बांग्लादेश ने कैसे
छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है बांग्लादेश ने कैसे जो है भारत के मसूरी की लवासना में अपने प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों को नहीं भेजा बल्कि उसने भेजा है लाहौर और पाकिस्तान को चुना। तो ये जो इक्वेशंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में बदलते हुए एंगल्स हैं, जिसे हमें समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, मजबूत सप्लाई चेन की और क्वाड क्या कदम उठा रहा है? ये जो मजबूत सप्लाई चेन की बात कर रहा है, इसमें क्वाड कह रहा है कि सभी देशों का जो क्वाड का देश है, उनका फ़ोकस है कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी और जो है सिक्योर आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करना है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ना हो, ठीक है? निर्भरता कम हो और उत्पादन जो प्रोडक्शन सेंटर्स है उसमें फ़िकेशन लाना है ताकि वैश्विक व्यापार नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके बेसिकली, ठीक है? तो ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मैंने कहा कोविड-19 महामारी से हमने सीखा, सेमीकंडक्टर्स की जो कमी हुई थी, उससे हमने सीखा, लाल सागर संकट हो गया, रूस-यूक्रेन वॉर हो गया, चीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली जो बात आई थी, उससे भी हमने सीखा और इन घटनाओं ने, ठीक है, इन सभी घटनाओं ने वैश्विक सप्लाई की चेन को कमज़ोरियों को उजागर किया है। इसीलिए चाइना पर स्ट्रैटेजी अगर हम समझेंगे तो कई जो कंपनीज़ हैं अब केवल चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, ठीक है? बल्कि वो भारत की ओर भी देखना चाहती हैं, वियतनाम, मेक्सिको जैसे देश भी में भी इन्वेस्ट और प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर सस्ता मिलता है। जैसे चाइना हर चीज़ सस्ती मुहैया करा देता है, इसलिए पूरा विश्व के जो देश है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों में भी इन्वेस्ट करें क्योंकि वो भी सस्ती चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। तो इस ओर लोगों का ध्यान जा रहा है विश्व में, ठीक है? ये तो प्रमुख क्षेत्र हमने देख ही लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वाड की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो आप देखेंगे इंडिया, ठीक है? ये जापान आपका यहाँ पर हो गया, ये यूएसए हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है? ये पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है ना, लगभग 2004 में देखने को मिलती है, जब सुनामी राहत सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी और 2007 में इसका गठन हुआ और 2017 में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच इसे फिर से मजबूत किया गया और कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो क्वाड की अब जो कह सकते हैं कि जो इंटेंशन है, वो चाइना ओरिएंटेड हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके पीछे कई रीज़न हैं, जिसको हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया है। और शुरुआत में क्वाड केवल कूटनीतिक चर्चा का विषय या फिर आपस में डिस्कशन डायलॉग्स होते थे। लेकिन अब जो है समुद्री सुरक्षा पर बात करते हैं, आर्थिक सहयोग पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफर है यानी कि हम एक-दूसरे से सीखना टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा और सप्लाई चेन सुरक्षा जैसे क्षेत्र में ठोस कदम एट प्रेज़ेंट अब उठाने की बात चल रही है। उसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स और चीज़ों को सुझाया गया है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि इस युद्ध ने बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो ये नई चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा और ज़्यादा इन पे ध्यान दिया जा रहा है क्वाड के देशों के द्वारा, ठीक है? क्वाड में भारत की जो सेंट्रल भूमिका है इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्वाड में भारत बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उसको लिया गया क्योंकि हिंद महासागर की जो रणनीतिक स्थिति है उस पर ध्यान रखता है। चीन के साथ सीमा भी भारत साझा करता है, तेज़ी से बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मजबूत नैसैनिक नौसेना रखता है भारत और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति भी अपनाता है यहाँ पर और अमेरिका के लिए भारत चीन को अगर बैलेंस करने की पूंजी माना जाता है कि अमेरिका जो है भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है और चाइना के साथ भी, तो एक बैलेंस करके चलता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत पश्चिम हिंद महासागर तक जो है आसान पहुँच कर देता है, जिसके कारण से हर देश अपने-अपने पोज़ीशन और लोकेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत क्वाड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि बिल्कुल सेंटर में जब वो आता है और सब तरफ से वो कनेक्टेड रहता है और जिस कारण यहाँ पर सारे देश जो है, उनका आवागमन हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है? बैलेंस करने की बात हो या फिर प्रशांत हिंद पश्चिम हिंद महासागर में पहुँच हो, ये सब उनको ईज़ी कर देता है। ठीक है? अब क्वाड के सामने क्या प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है? देखिए प्रॉब्लम्स कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि अलग-अलग खतरे की यहाँ पर धारणाएँ जैसे कि भारत ऑफ़िशियली सैन्य गठबंधन से बसता है। जैसे हम ऑब्वियस सी बात है हम गुटनिरपेक्ष होने की बात हमेशा करते हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर है, तो क्या ऐसे में चाइना के अगेंस्ट जाके कोई काम करेगा ऑस्ट्रेलिया? जापान संवैधानिक सीमाओं का सामना करता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं कि क्या देश कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, उसके कई सारे रीज़न्स हैं। कोई संधि ढाँचा नहीं जैसे नॉन अलाइनमेंट जो ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन है आपका, जैसे नाटो का हमने देखा था कि कोई बाध्यकारी की तरह ये कोई बाध्यकारी नहीं, जैसे नाटो में अमेरिका वगैरह जो एक सैन्य गठबंधन है, ये वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई संयुक्त सैन्य एकीकरण नहीं है क्वाड के देशों के पास कि ये सब मिलकर एक देश पे हमला तो बाकी देशों पे हमला, नाटो में जैसा है वैसा नहीं है ये।
ठीक है? संसाधन संबंधी चुनौती कि भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। अब इन सभी देशों में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और दीर्घकालिक समन्वयकारी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है? अब चीन की प्रतिक्रिया क्या है ऐसे में इन जो ये सारे देश मिलकर कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ाता है, जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को सस्ता देता है, मार्केट को अपने ओपन कर देता है इन सस्ती चीज़ों के लिए, दूसरे देशों में घुसकर चीज़ों को सस्ता बेच देता है, तो वो सब समस्याएँ हैं भविष्य की, ठीक है? कूटनीतिक विरोध करता है और सैन्य संकेत एवं गतिविधियाँ बनाए रखता है, जिसके कारण से क्वाड के सामने ये सारे चैलेंजेस भी भविष्य में आ सकते हैं कि हमारा कोई संधि ढाँचा नहीं है, कोई संसाधन संबंधी हमारे साथ जो है चुनौतियाँ बनी हुई हैं, अलग-अलग देशों की अलग-अलग धारणाएँ हैं, चीन यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये सारी समस्याएँ जो है क्वाड को फेस करनी पड़ सकती हैं, अगर वो ये डायलॉग्स और कम्युनिकेशन से अलग हटकर चाइना ओरिएंटेड क्वाड की बात कर रहा है तो सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और जो विश्व में चल रहा है जिससे महँगाई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है अस्त-व्यस्त होती दिखाई दे रही है, उस समय पे ऐसी वार्तालाप होना बहुत लाज़मी और स्वाभाविक है। हमें दूसरा तलाशने की चीज़ों की ज़रूरत है, डाइवर्सिफ़िकेशन होना ही चाहिए क्योंकि इस युद्ध ने बार-बार मैं कहूँगी इस युद्ध ने बहुत कुछ सिखाया है कि एक पर जो केंद्रीकरण की जो आप बात करते हैं, वो विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो आई होप ये टॉपिक जो है देखिए प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ वो एक दूसरे से कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंटरकनेक्टेड भी होते हैं कभी-कभी। तो सारे टॉपिक्स को लगातार देखा करिए, बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत लेंथी टॉपिक्स नहीं होते हैं। 15-20 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, तो लगातार देखते रहिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मीनाक्षी मैम और जो दूसरी मैम आपको ऐसे आंसर राइटिंग करा रही है उसको लगातार देखते रहिए। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो और शॉर्ट सीरीज़ तो हमारी लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं। उनके साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।